आज हम AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के सिलेबस पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास AIB सिलेबस 2025.pdf दस्तावेज के कुछ अंश हैं। हमारा इरादा सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझना है कि ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, करीब 20 विषय हैं इसमें, ये आज के दौर में एक वकील बनने के लिए क्या मायने रखता है, मतलब हमसे उम्मीदें क्या हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये परीक्षा जो है वो भारत में वकालत शुरू करने का कह सकते हैं पहला आधिकारिक कदम है, और ये सिलेबस अपने पूरी चौड़ाई में एक तरह से भारतीय कानूनी प्रणाली और समाज की जो जटिलता है ना, उसका आईना है। इससे समझना तैयारी की पहली सीढ़ी है। ये दिखाता है कि बार काउंसिल एक नए वकील से कम किस तरह की जानकारी और समझ की उम्मीद रखती है। तो चलिए इस आईने में झांकते हैं। फिर शुरुआत करते हैं उन विषयों से जिन्हें हम कानूनी ढांचे की नींव कह सकते हैं ना। पहला है संवैधानिक कानून। इसमें संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, विधायी प्रक्रियाएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऐसी चीजें शामिल हैं। ये तो लगता है हर चीज का आधार है। निश्चित रूप से संवैधानिक कानून वो पेड़ है जिसकी शाखाएं बाकी सभी कानून हैं, ऐसा मान लीजिए। ये न सिर्फ सरकार के ढांचे और शक्तियों को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी भी देता है। किसी भी वकील के लिए इसे समझना तो मतलब परम आवश्यक है, क्योंकि हर कानूनी दलील कहीं ना कहीं संविधान से ही तो अपनी वैधता पाती है। सही। अच्छा, अगला है भारतीय दंड संहिता IPC, और अब इसका नया रूप भारतीय न्याय संहिता BNS। इसमें अपराध के सामान्य सिद्धांत, आपराधिक दायित्व, समूहों द्वारा अपराध, जीवन और शरीर के खिलाफ अपराध, ऐसी बातें हैं। यानी क्या गलत है और उसकी सजा क्या होगी। क्या सिलेबस में सिर्फ अपराधों की लिस्ट है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, लिस्ट से ज्यादा जोर सिद्धांतों पर है। जैसे आपराधिक दायित्व के सिद्धांत, मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कब और कैसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इरादा यानी मेंजरिया और कृत्य एक्टस रियस का क्या महत्व है, ये समझना सिर्फ कानून की धाराएं याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल प्रैक्टिस में इन्हीं बारीकियों पर केस बनते हैं या बिगड़ते हैं। और हाँ, BNS का उल्लेख दिखाता है कि नए कानूनों से भी अपडेट रहना ही होगा। अपडेट रहना होगा। फिर आती है प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, या अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BSS। इसमें जांच, पूर्व परीक्षण प्रक्रियाएं, किशोर न्याय, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और अदालती नियमों की बात है। मतलब अपराध होने के बाद सिस्टम कैसे काम करता है। और ये प्रक्रिया जो है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। न्याय सिर्फ सही फैसला देना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से देना होता है। BSS की समझ ये सुनिश्चित करती है कि जांच निष्पक्ष हो, अभियुक्त को बचाव का पूरा मौका मिले और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहे। किशोर न्याय जैसे संवेदनशील पहलू भी इसमें शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि कानून अलग अलग स्थितियों के लिए अलग नजरिया भी रखता है। सही। अब आते हैं सिविल मामलों पर। सिविल प्रोसीजर कोड CPC। इसमें प्रक्रियात्मक और मूल कानून के बीच का अंतर, विशेष मामलों में मुकदमे, पक्षकारों की उपस्थिति, सबूत पेश करना वगैरह शामिल है। यहाँ भी प्रक्रिया पर काफी जोर दिख रहा है। हाँ, और यहाँ प्रक्रियात्मक कानून और मूल कानून का जो अंतर है उसे समझना बहुत अहम है। जैसा सिलेबस में भी लिखा है, इसे ऐसे समझे। मूल कानून यानी सब्सटैंटिव लॉ बताता है कि आपके अधिकार क्या हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार या अनुबंध का अधिकार। वहीं प्रक्रियात्मक कानून प्रोसीजरल लॉ बताता है कि आप उन अधिकारों को अदालत के जरिए कैसे लागू करवा सकते हैं, यानी मुकदमा कैसे दायर होगा, सबूत कैसे पेश होंगे, फैसला कैसे लागू होगा। CPC यही कैसे वाला हिस्सा है। इसके बिना अधिकार तो बस कागज पर ही रह जाते हैं। समझ गए। और अधिकारों को साबित करने के लिए चाहिए सबूत, तो आता है साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट या नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। इसमें भी मूल और प्रक्रियात्मक कानून का फर्क, साक्ष्य के सिद्धांत, स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन की प्रासंगिकता, चरित्र साक्ष्य जैसे मुद्दे हैं। बिल्कुल। साक्ष्य कानून ही तो तय करता है कि अदालत में कौन सी बात सबूत के तौर पर मानी जाएगी और कौन सी नहीं। क्या कोई सुनी सुनाई बात, मतलब हेरसे, सबूत बन सकती है? कब एक स्वीकारोक्ति मान्य होगी? चरित्र का सबूत कितना मायने रखता है? BSA के नियम केस का रुख पलट सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि CPC और BSA दोनों प्रक्रिया पर केंद्रित हैं और दिखाते हैं कि न्याय पाने के लिए सिर्फ अधिकार जानना काफी नहीं है, उसे साबित करने की प्रक्रिया जानना भी उतना ही जरूरी है।
ये पांचों विषय संविधान, आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसीएस, सीपीसी और साक्ष्य बीएसए, ये वास्तव में वो बुनियाद हैं जिस पर किसी भी वकील का पूरा करियर टिकता है। ये तो वाकई मजबूत नींव की बात हुई। अच्छा, अब कुछ खास तरह के कानूनों और प्रक्रियाओं पर आते हैं। यहाँ चीजें और विविध हो जाती हैं, जैसे कि वैकल्पिक विवाद समाधान ADR, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम भी शामिल है। इसमें अदालती कार्रवाई से अलग विवाद सुलझाने के तरीके जैसे मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन, सुलह यानी कॉन्सिलिएशन, बातचीत, नेगोशिएशन, ये सब शामिल हैं। क्या ये अदालतों का बोझ कम करने के लिए है? हाँ, वो एक मुख्य उद्देश्य तो है ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। ADR विवादों को ज्यादा तेजी से, कम खर्चे में और कई बार ज्यादा सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का रास्ता देता है। आजकल के वकील से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ मुकदमा लड़ना ही ना जाने, बल्कि बातचीत और सुलह के जरिए हल निकालना भी जानता हो। सिलेबस में इसका होना दिखाता है कि ये अब एक मुख्यधारा का कौशल माना जाता है। अगला है पारिवारिक कानून। इसमें हिंदू कानून, विरासत, उत्तराधिकार, संरक्षकता जैसे विषय है। ये तो सीधे सीधे लोगों के निजी जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, और इसीलिए ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें कानून के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी जुड़े होते हैं। वकीलों को इन मामलों में कानूनी ज्ञान के साथ साथ एक मानवीय समझ की भी जरूरत होती है। फिर एक बहुत चर्चित विषय जनहित याचिका PIL। इसमें PIL की अवधारणा, प्रक्रिया, न्यायिक सक्रियता और अधिकारों को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका शामिल है। ऐसा लगता है ये सामाजिक बदलाव का एक जरिया है। बिल्कुल। PIL ने भारत में न्याय तक पहुंच को उन लोगों के लिए भी संभव बनाया है जो शायद खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। सिलेबस में इसका होना ये दिखाता है कि वकील से सिर्फ अपने मुवक्किल के हितों की नहीं, बल्कि व्यापक जनहित की समझ रखने की भी उम्मीद है। इसमें न्यायिक सक्रियता का पहलू भी महत्वपूर्ण है। कैसे न्यायपालिका ने कानून की व्याख्या करके सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाया है। अच्छा, प्रशासनिक कानून भी है जो सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को देखता है। इसमें प्रशासनिक निकायों की शक्तियां, निगम, सार्वजनिक उपक्रम वगैरह आते हैं। यानी ये सरकार के कामकाज का कानून हुआ। एक तरह से हाँ, जैसे जैसे सरकार का दखल जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ा है, वैसे वैसे प्रशासनिक कानून का महत्व भी बढ़ा है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी शक्तियां मनमाने ढंग से इस्तेमाल ना हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो और नागरिकों के पास प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ निवारण के रास्ते हों। और शायद वकीलों के लिए सबसे सीधा जुड़ाव वाला विषय पेशेवर नैतिकता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के नियमों के तहत कदाचार के मामले। इसमें वकील की जिम्मेदारियां, अदालत के प्रति कर्तव्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये सब शामिल हैं। ये तो कानूनी पेशे की आत्मा है, कह सकते हैं। एक वकील पर समाज का भरोसा टिका होता है। उसका अपने मुवक्किल, अदालत, विरोधी पक्ष और समाज के प्रति क्या आचरण होना चाहिए, यह जानना और उसका पालन करना बेहद जरूरी है। सिलेबस ये सुनिश्चित करता है कि नए वकील इन नैतिक मानकों से वाकिफ हों। इस खंड में आखिर में है कंपनी कानून। इसमें कंपनी अधिनियम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शेयर जारी करना, सेबी और फीमा जैसे अधिनियम शामिल हैं। ये तो व्यापार की दुनिया का कानून हुआ। हाँ, और ये दिखाता है कि वकीलों की भूमिका सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है। वे कॉर्पोरेट जगत में, व्यापार समझौतों में, निवेश और फाइनेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। कंपनी कानून, सेबी, फीमा जैसे कानून जानना आर्थिक गतिविधियों को समझने और उनमें सहायता करने के लिए जरूरी है। अगर हम इस पूरे खंड को देखें, ADR, पारिवारिक कानून, PIL, प्रशासनिक कानून, नैतिकता, कंपनी कानून, तो ये दिखाता है कि एक वकील से कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाने की उम्मीद की जाती है। ये सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ काम है। सही कहा। चलिए अब सिलेबस के तीसरे और अंतिम हिस्से पर आते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज की दुनिया की नई चुनौतियों और विशेष लेनदेन को दर्शाते हैं। पहला है पर्यावरण कानून। इसमें नीतियां, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 शामिल हैं। आज के समय में इसकी अहमियत तो मतलब जाहिरी है। बहुत ज्यादा। जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास की चुनौतियों के बीच पर्यावरण कानून एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वकीलों को न सिर्फ पर्यावरण कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि विकास परियोजनाओं और पर्यावरणीय मंजूरियों से जुड़े जो जटिल मुद्दे होते हैं,
उनको समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर आता है साइबर कानून, साइबर स्पेस के सिद्धांत, आईपी मुद्दे, साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल दुनिया के अपने नियम कायदे। क्या ये एक तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, साइबर कानून भी उतनी ही तेजी से विकसित हो रहा है, या कहिए विकसित होने की कोशिश कर रहा है। डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन प्राइवेसी, ई कॉमर्स, साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल सबूतों की स्वीकार्यता, यह सब आज के वकील के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। श्रम और औद्योगिक कानून भी है। इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, श्रम कल्याण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम शामिल है। यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच के संबंधों को नियंत्रित करता है। और ये औद्योगिक शांति और सामाजिक न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहां श्रम एक बड़ा मुद्दा है, इन कानूनों की समझ कामगारों के अधिकारों की रक्षा और स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी है। आगे है अपकृत्य विधि, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून भी शामिल है। इसमें लापरवाही, मानहानि, हर्जाना और उपभोक्ता अधिकार जैसे विषय हैं। यानी जब बिना किसी अनुबंध के किसी गलत काम से नुकसान हो जाए। हाँ, टॉर्ट लॉ ऐसे ही सिविल गलतियों से निपटता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत प्रासंगिक है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम है, डॉक्टरों या अस्पतालों की लापरवाही, या फिर खरीदे गए सामान या सेवा में कमी, जिसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून है। ये आम आदमी को मुआवजा दिलाने का एक अहम जरिया है। अच्छा, कराधान से संबंधित कानून भी सिलेबस में है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, पैसे और टैक्स का मामला, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वकीलों को अक्सर कंपनियों और व्यक्तियों को टैक्स प्लानिंग और विवादों में सलाह देनी पड़ती है, इसलिए इसकी बुनियादी समझ तो आवश्यक है ही। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी है। इसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा, कंपनियों के लिए अधिग्रहण जैसे पहलू हैं। ये विकास और विस्थापन से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा लगता है। बहुत संवेदनशील। इसमें विकास की जरूरतों और लोगों के संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन साधना होता है। प्रक्रिया जटिल है और अक्सर विवादों में रहती है, इसलिए वकीलों के लिए इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा कानून, आईपीआर भी है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत, यानी विचारों और रचनाओं की सुरक्षा। आज की जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, नॉलेज इकोनॉमी, उसमें आईपीआर का महत्व बहुत बढ़ गया है। इनोवेशन, ब्रांडिंग, कलात्मक कार्य, इन सबको कानूनी सुरक्षा देना जरूरी है, ताकि लोग नया रचने के लिए प्रेरित हों। और आखिर में एक बड़ा समूह है अनुबंध कानून, यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, विशिष्ट राहत यानी स्पेसिफिक रिलीफ, संपत्ति कानून यानी प्रॉपर्टी लॉ, और परक्रम्य लिखित अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हाँ, इसमें अनुबंध की शर्तें, उपचार, संपत्ति का हस्तांतरण, चेक ड्राफ्ट से जुड़े नियम और कुछ खास सिद्धांत जैसे उपनिधान, बेलमेंट। हाँ, बेलमेंट मतलब जब कोई चीज किसी खास मकसद से अस्थायी तौर पर दी जाए, जैसे घड़ी मरम्मत के लिए देना। अच्छा। और गिरवी, प्लेज, यानी कर्ज के बदले कोई चीज सुरक्षा के तौर पर रखना। ठीक है। और चुनाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मतलब जहां दो विकल्पों में से एक चुनना हो, वहां दोनों के फायदे नहीं ले सकते। समझ गई। ये सब तो रोजमर्रा के लेन देन और व्यापार की बुनियाद है। बिल्कुल। अनुबंध कानून तो लगभग हर कानूनी रिश्ते का आधार है, चाहे वो नौकरी हो, किराएदारी हो या कोई बड़ा व्यापारिक सौदा। संपत्ति कानून तय करता है कि जमीन जायदाद का मालिक कौन है और उसे कैसे बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट चेक बाउंस जैसे मामलों से जुड़ा है, जो अदालतों में बहुत आम है। स्पेसिफिक रिलीफ तब काम आता है जब सिर्फ पैसे का मुआवजा काफी ना हो, बल्कि वही चीज या काम करवाना जरूरी हो जिसका वादा किया गया था। ये पूरा खंड दिखाता है कि कानून कैसे समाज की आर्थिक और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करता है। और यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, नए कानून BNS, BSS, BSA का पुराने कानूनों IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के साथ उल्लेख ये फिर से रेखांकित करता है कि कानून स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और वकीलों को इन बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? ये सिलेबस तो मतलब ज्ञान का महासागर लग रहा है। हमने देखा कि इसमें कानून की गहरी नींव भी है, संवैधानिक, आपराधिक, दीवानी, साक्ष्य, फिर विशेष प्रक्रियाएं और भूमिकाएं भी हैं। ADR, पारिवारिक, PIL, प्रशासनिक, नैतिकता, कंपनी,
और आज के दौर के उभरते हुए और विशिष्ट क्षेत्र भी शामिल है। पर्यावरण, साइबर, श्रम, टॉर्ट, टैक्स, भूमि, आईपीआर, अनुबंध वगैरह। सही कहा। इस व्यापकता का उद्देश्य यही लगता है कि बार में प्रवेश करने वाले वकील के पास कानून के अलग अलग क्षेत्रों की एक बुनियादी समझ और न्यूनतम योग्यता हो। ये दिखाता है कि आधुनिक भारतीय समाज और कानूनी प्रणाली कितनी जटिल और बहुआयामी हो गई है। वकील से सिर्फ कुछ खास कानूनों का विशेषज्ञ होने की नहीं, बल्कि कानून के विस्तृत परिदृश्य की समझ रखने की उम्मीद की जाती है। और जैसा हमने देखा, सिर्फ कानून जानना नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक पहलुओं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल में अधिकार प्रक्रियाओं के जरिए ही लागू होते हैं। ये सिलेबस इसी समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। वाकई एआईबी की तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए या सिर्फ भारतीय कानून के दायरे को समझने में दिलचस्पी रखने वाले किसी के लिए भी इस सिलेबस की रूपरेखा और इसके पीछे की सोच को समझना काफी ज्ञानवर्धक है। ये दिखाता है कि कानून का पेशा कितना विस्तृत और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने वाली बात है। इस सिलेबस की चौड़ाई को देखते हुए, जो कि एक न्यूनतम योग्यता परीक्षा के लिए है, एक प्रैक्टिसिंग वकील अपने करियर में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन कैसे हासिल करता है? क्या ये सिलेबस सिर्फ एक व्यापक आधार तैयार करने के लिए है, जिसके बाद असली विशेषज्ञता शुरू होती है? और यह भारत में कानूनी पेशे के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? क्या हम और ज्यादा स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, या हर वकील से एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हरफनमौला होने की उम्मीद की जा रही है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।